नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के नए इस लेक्चर में। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी या तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था रिगार्डिंग द एटॉमिक रेडियस, उसमें क्या क्या टाइप्स है वो देख लिए। फिर हमने कवर किया कि ट्रेंड्स क्या होता है, मतलब वेरिएशंस क्या आएगा पीरियड और ग्रुप में रिगार्डिंग दिस एटॉमिक रेडियसेस, और साथ में हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने अच्छे से वीडियो बनाई आपके सामने प्रेजेंट कर लिया। चलिए तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है ना बच्चों, मुझे पता है कि आपको इतना तो आइडिया होगा ही, ठीक है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोलते किसको है। तो आइए टॉपिक डाल देते हैं आज का, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स वगैरह जो भी हो इस लेक्चर में ख़त्म कर दूं, ताकि आपको कोई और लेक्चर देखने की ज़रूरत ना हो। इसको मैं शॉर्ट में IE आगे लिखूंगी। ठीक है, तो एंथैल्पी या एनर्जी, वेल तो इसका मतलब होता क्या है। देखिए आयोनाइजेशन को अगर हम देखते हैं तो आयोनाइजेशन को अगर मैं स्प्लिट करूं, तो मुझे ये आयन मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये कुछ बुक में नहीं लिखा हुआ, अब मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल एटम into charged ion is called the ionization process। ठीक है, उसी को ही कहेंगे ना आयोनाइजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल एटम, एक एटम को आयन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। अब सिंपल जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे Na होता है, ठीक है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 281, तो वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिबरेट करके क्या कर लेगा, चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो ये यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये एटम हुआ। सो द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रल एटम इनटू द आयन, ओके, चार्ज आयन, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब कहते हैं कि एनर्जी मतलब क्या। अरे बिना एनर्जी के काम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी एटम को, उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या तो फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आया समझ में। ठीक है, देखो बच्चों, अपने को पता है कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे दूर इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रहता ही है। बेसिकली इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा हुआ है ना। ठीक है, तो होता है लाइक अंजलि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो ये वाली बात है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और इसकी वजह से, या इसको न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी बॉन्डेड है, काफ़ी जुड़ा हुआ है उससे। तो अब अगर अपने को इस इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा तो सीधी सी बात है, मुझे ये फोर्स को ब्रेक करना होगा ना, मुझे ये फोर्स को तोड़ना होगा, तब जाके तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल पाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए सीधी सी बात है, मुझे कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज़ नथिंग बट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात समझ आई। आइए अभी हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। ओके, सो आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट मीन्स द amount of energy required to remove an outermost valence electron स्पेलिंग गलत है ना, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, मतलब जो ब्लास्ट शेल होता है ना उससे। ठीक है, फ्रॉम द वैलेंस शेल टू, ओके। अब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा कहाँ पे,
कहीं तो जाएगा ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से गया तो यहाँ पे किस जगह पे जाएगा, तो इसको हम कहते हैं टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी की तरफ वो जाता है, कहाँ जाता है, टू इन्फिनिटी, टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ओके, सो टू रिमूव एन आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल टू ऑफ एन एटम टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसके लिए इन्फिनिटी मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो तो ब्रह्मांड में घूम रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो एटम इतना छोटा सा होता है तो उसके लिए 3 सेंटीमीटर भी इन्फिनिटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, समझ रहे हो। जैसे कि आज आपके घर पे चींटी है और आप इस रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, उस रूम के बीच में चींटी है, आप समझ लो कि उस चींटी के हिसाब से रूम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं हुआ, ठीक है। इतनी बड़ी स्पेस है, कहाँ कहाँ घूमेगी चींटी, दैट इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी का जो पॉइंट है, जो उसका मीनिंग है, वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एटम बहुत इक्तू सा होता है, तो उसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो इससे भी ज़्यादा छोटा है, तो उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बस 2 सेंटीमीटर भी बाहर कूदेगा ना, तो उसको इन्फिनिटी कहा जाएगा। तो इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा उसको हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात समझ आई, अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब बेसिकली यूनिट्स की तो बात करनी पड़ेगी क्योंकि कितनी हम हीट एनर्जी दे रहे हैं उसके लिए अपने को यूनिट आना चाहिए। सो द यूनिट ऑफ IE इज़, एक तो हमारा रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। एक एटम की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दूसरा हम लोग किलो जूल भी लेते हैं, किलो जूल पर मोल, ठीक है। नाउ अगर हम इसकी वैल्यूज़ की बात करते हैं, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ नथिंग बट माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। दूसरी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 96 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके से एक जूल में ये हो गया और ये किलो जूल में हो गया, दैट्स इट। किलो कैलोरी भी आता है, बट ठीक है, अभी इतना अपने को ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से ये हो गई यूनिट्स। क्लियर हुआ बेटा, समझ आया, ठीक है। मैं इस चीज़ को दोबारा से पूरा बता देती हूँ, कहीं पे कोई चीज़ छूट गई हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग मीनिंग बताई कि आयोनाइजेशन क्या होता है। तो आयोनाइजेशन इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल एटम into the charge atom, not atom, ठीक है, into the charge ion, that is known as the ionization. Okay, the process is known as the ionization. एक एटम को चार्ज में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। उसके लिए हमें जो भी हीट एनर्जी देनी पड़ती है उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी, जैसे यहाँ पे तो चलो हम लोगों ने एक ही बनाया, ठीक है, ये एक हो गया, ये 3 शेल हैं, तो ये जो बाहर वाला शेल है ना, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अपने को यहाँ पे जो भी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो रिमूव हो जाए, तो उसको हम कहेंगे आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से, कि आउटर मोस्ट शेल में से हमने आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और उसके लिए हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं दैट इज़ द IE, ठीक है। ओके, अब ये जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, हम लोग जो दे रहे हैं, जैसे कि मेटल है, कोई भी अपन देख लेते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट में से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, तो उसमें हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो हीट एनर्जी को हम कहते हैं डेल्टा H, ठीक है। क्या कहते हैं हम, डेल्टा H, डेल्टा H दैट मीन्स द हीट रिक्वायर्ड। ओके, अब डेल्टा H जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान देना। डेल्टा H जो है वो बेसिकली 2 टाइप के रहते हैं। एक वो होता है जिसमें वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एक वो होता है जिसमें वो एनर्जी इवॉल्व करता है, मतलब रिलीज्ड करता है, ठीक है, और एल्स रिलीज्ड करता है। ओके, जब वो एब्जॉर्ब करता है तब हम कहते हैं डेल्टा H इक्वल्स टू प्लस, ठीक है, और जब वो रिलीज़ करता है तो हम कहते हैं डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो याद कर लेना, डेल्टा H की 2 वैल्यू होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे IE के बारे में, एंथैल्पी के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, आई मीन एटम को एनर्जी देनी पड़ी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ पाए, समझ रहे हो, ठीक है। अब जैसे तुम समझो यहाँ पर कि आप और आपके दोस्त ना बहुत
ऐसे पक्के दोस्त हैं, ठीक है, यूँ पूरा दिन यूँ हाथ बंधा होता है। तो अगर मेरे को आप दोनों का हाथ ये तुड़वाना हो, मेरे को छोड़ना हो, तो मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं आपके इन दोनों हाथों पे ना, ठीक है, टैपरिंग करूँगी, ठीक है, या स्केल से मारूंगी या कुछ भी करूँगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वो हाथ छोड़ दोगे, ठीक है, वो दोस्ती टूट गई। तो दोस्ती तोड़ने के लिए मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, उसको मार 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 के इस तरीके से किया, मतलब कान फूकना, ठीक है, अरे वो तो तेरे लिए ऐसा बोल रहा है, वो तेरे लिए ऐसा बोल रहा है, तो हम कान फूक रहे हैं यहाँ पे एटम के, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, ठीक है, उसको छोड़ दे। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है, वो यहाँ पे हम एब्जॉर्ब करवाते हैं, अंदर उसको डालते हैं, दैट्स वाई इसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादातर प्लस में आती है। इतना क्लियर हो गया? ओके, नाउ अब ये जो मैंने IE का जो डेफिनेशन लिखा है ना, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्टली मुझे भी बताना होगा, जिसमें आपको मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ मीनिंग वाला बताया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख देती हूँ बेटा, जिसको आप बिल्कुल बाकायदा नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ IE, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या है, सुनना बहुत ध्यान से, ओके। द अमाउंट ऑफ हीट, रहने देती हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from valence shell of an isolated, ध्यान देना, neutral and gaseous atom to infinity, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, इसमें जो आपको मैंने 3 वर्ड ये नए ज्वाइन करवाए, यही 3 वर्ड जो हैं वो आपको मेंशन करने होंगे, तभी आपका डेफिनेशन सही कहलाएगा। क्यों? देखो, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे अकेला चाहिए, कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल, खैर वो तो आपको पता चल गया कि अपन न्यूट्रल की बात करते हैं, और किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तब भी जाके हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। बात समझ आई? ये चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ पहले आपको मीनिंग समझाना था क्या होता है, अब आपको डेफिनेशन समझानी है ना। तो क्वेश्चन राइजेस कि ये तीनों चीज़ें लिखने की ज़रूरत क्या है। पहला वर्ड मैंने क्या लिखा, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला। देखो बेटा, अगर मैं इसको सॉलिड और लिक्विड में अज्यूम करूँ, समझो कि अपन अज्यूम करते हैं, तो सॉलिड कभी भी एक एटम से तो मिलके बनता है नहीं, ओके। इट कंप्राइजेज ऑफ कॉम्पैक्ट्स ऑफ एटम्स, ठीक है, बहुत सारे एटम्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो हम उसके अंदर ना स्टडी नहीं कर सकते कि किस एटम ने कितनी हीट एनर्जी यूटिलाइज की इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बात समझ आ रही है? ठीक है। आप समझो कि मैंने यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है और उस टेबल पर मैंने ढेर सारे चॉकलेट रखे हुए हैं, ठीक है। मेरे क्लास में बच्चे, मैंने बोला आओ बेटा चॉकलेट है, जिसको बस उठा लो, खानी है। अब मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा बच्चा 10 चॉकलेट उठाएगा, कौन सा बच्चा 15 उठाएगा, कौन सा बच्चा 1 उठाएगा। आई बस समझ, मुझे नहीं पता चलेगा, मतलब मुझे ये पता नहीं चलेगा कि किस बच्चे में कितनी कैपेसिटी है चॉकलेट खाने की। बात समझ आई? ठीक है। तो वो तो आके उठा के चले गए। तो उस तरीके से अगर मैंने सॉलिड लिया, उसको मैं हीट एनर्जी दे रही हूँ, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि उसमें से किस एटम ने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की और उसको कितने इलेक्ट्रॉन सुनने बाहर रिलीज़ किए। तो इसके लिए आई नीड अ सिंगल एटम, ठीक है। मुझे ये एक एटम के मैं पता करना पड़ेगा। अब यहीं पे मैंने चॉकलेट पूरा बिछा दिया है, पर मैं कह रही हूँ कि भाई रोल नंबर 1 चलो आओ उठाओ चॉकलेट, रोल नंबर 2 आओ उठाओ। तो दैट मीन्स कि मैं समझ जाऊँगी कि हर एक रोल नंबर वाला बच्चा, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल बच्चा जो है वो कितनी चॉकलेट्स मैक्सिमम उठा सकता है। आई, ठीक है। मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इस हिसाब से अगर हमें एटम्स की कैपेसिटी जाननी है तो हमें इंडिविजुअल एटम की बात करनी पड़ेगी। तो वो हो गया आइसोलेटेड। न्यूट्रल तो चाहिए, ठीक है, चार्ज तो होना ही नहीं है, क्योंकि चार्ज तो हम लाएंगे ना, ठीक है, वो थोड़ी उसके पास वही होगा। और कैसा होना चाहिए, गैसियस, क्योंकि गैसियस होगा तभी तो हम लोगों को यहाँ पे कैसा मिलने वाला है, इंडिविजुअल मिलेगा। ये गैस में एटम्स दूर दूर होते हैं ना, ठीक है, दूर दूर होते हैं,
दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट मिनिमम, तो दूर दूर होते हैं तो हम आराम से उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये 3 चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है डेफिनेशन में। तो आपके पास जब डेफिनेशन आए तो इस तरीके से आप उसको लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस एटम टू इन्फिनिटी, जहाँ पे भी गया। ठीक है, आई होप कि अब मैं क्लियर हो चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अब यहाँ पर डेल्टा एच, ठीक है, तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस साइन आएगा। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, सबको पता होगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये एनर्जी रिलीज करता है तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हल्की हल्की सी बातें बता रही हूँ, तुम लोगों को आधी ज़्यादा चीज़ें पता भी होंगी। ठीक है, स्कूल में भी कर चुके होंगे, कहीं आप कोचिंग में अगर जा रहे हो तो उसमें आपने सुन ही लिया होगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये हम क्या बात कर रहे हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हुए। तो अगर हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी की, तो उसके अंदर बेसिकली इट्स अ बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हीट एनर्जी को देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे सक्सेशंस ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सक्सेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक ही बार में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाते, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो उस एक एक करने के बाद जो एनर्जीज में क्या बदलाव आता है ना, दैट इज नोन एज अ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, नाउ अब इसका मतलब क्या है, देखिए कितने भी इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे ना बेटा हम लोगों को एटम में से, तो हम सारे के सारे एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि हम लोग एल्यूमिनियम में कहते हैं कि एल्यूमिनियम के पास 283 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और उसको स्टेबिलिटी पाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा Al3+। ठीक है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से निकाल दिए। ये हमारी बचपन वाली रिएक्शन जो हमें टीचर्स ने बताया था और हमने ऐसा लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, सही है। बट ना द पॉइंट इज दैट कि तीनों के तीनों इकट्ठे इलेक्ट्रॉन ना नहीं निकलेंगे, एक एक करके निकलता है। ठीक है, और एक एक करके निकलने के दौरान अलग अलग हीट एनर्जी देनी पड़ती है, और उसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? आइए देखो, जैसे कि मैं बात करूं कि अपने पास एक एलिमेंट है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो ये बन गया प्लस। ठीक है, अब इस दौरान जो हीट एनर्जी निकली, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 या तो फिर डेल्टा H1। ठीक है, कुछ भी। नाउ अब फिर से ये आया M+, अब इसमें से हमें एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, एक एक कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा M++ या M2+, कुछ भी बोल दो। तो इस दौरान जो हीट एनर्जी लगेगी वो कुछ और ही लगेगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे IE2। और फिर जैसे M2+ लिया मैंने और उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दे रही हूँ मैं, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ मैं, तो ये बन गया M3+। ठीक है, तो इस दौरान जो हीट एनर्जी लगेगी वो एक और लगेगी, तो दैट इज IE3। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट 3 ऑप्शन, क्या ये तीनों एनर्जी सेम होंगी? क्या ये तीनों एनर्जी डिक्रीजिंग में होगी, मतलब इसमें ज़्यादा लगा इसमें कम, इसमें और से भी कम, या इंक्रीजिंग में होगी, इसमें से ज़्यादा इसमें लगा, इसमें ज़्यादा इसमें लगा, मतलब किस तरीके से एनर्जीज होंगी? तो बेसिकली अभी आप इसका लॉजिकल फंडा समझो बेटा। ठीक है, मैं एल्यूमिनियम का एक चार्ट बना लेती हूँ तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेक्स्ट शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये थर्ड शेल जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आया समझ में बेटा? अब देखो, अब अगर हम लोग इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, अपन इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या होगा, अब न्यूक्लियस से, ठीक है, यहाँ पे समझना में बात करो, न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है,
एज पर द 13 नंबर 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन है, अभी तो न्यूट्रल एटम है। ठीक है, हमने कुछ हीट एनर्जी दे दी और हीट एनर्जी देने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके बाहर निकल गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकल गया, तो इसमें जो भी हीट एनर्जी लगी, अब अपन लेके चलेगी, समझो कि यहाँ पे हीट एनर्जी लगी 577 किलो जूल। ठीक है, समझ के चलते हैं अपन। तो इतनी हीट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज्ड हुई। ओके, अब देखो अब क्या हो गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 12 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 13, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, मतलब कि अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा, है ना, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा। तो अब क्या हुआ, अब ये है कि जो न्यूक्लियस है जहाँ पे 13 की तरफ, ठीक है, मतलब बाहर जो 3 थे उन सबके साथ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा था, एक निकल गया तो अभी इसका बॉन्ड बाकी 12 पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड जो टूट गया इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो बाकी सबके साथ मर्ज हो जाएगा ना। ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाएगा तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो I2 एनर्जी होगी, मतलब कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी वो बेसिकली इससे ज़्यादा होगी। समझ के चलते कि हम लोग इतनी एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कैसे भी करके चलो अपन ये कहते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, चलो निकल गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अभी कितने बच गए, 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन उतने के उतने ही है, मतलब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो प्रोटॉन और ज़्यादा। ठीक है, मतलब प्रोटॉन का ऑटोमेटिक फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा लग गया। तो अब जब मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, मतलब कि मेरी शामत आएगी। ठीक है, मुझे इतनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगी। ठीक है, आसान बात नहीं है, क्योंकि समझ के चलो लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन की सारी नज़र उस इलेक्ट्रॉन पे। भाई मेरे 2 तो चले गए यार, मतलब ये क्या है, मेरी इज्जत है कि नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मैं तीसरे को तो जाने ही नहीं दूंगा। तो वो इतना कस के पकड़ेगा ना उस इलेक्ट्रॉन को कि उसको निकालने के लिए मुझे तकरीबन ठीक है, तकरीबन मुझे इतनी एनर्जी जितनी देनी पड़ेगी तब जाके मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती हूँ। आई बात समझ में। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में और एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरे में और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ना अपन, पता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एनर्जीज जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहेगी वो सबसे ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू IE2, कंपेरिजन टू IE1। समझ आया। तो दैट मीन्स कि आपको डेल्टा H जो थर्ड होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा H सेकंड से, डेल्टा H फर्स्ट से भी। आई बात समझ में। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं ना, हीट एनर्जी जो है वो और ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती जाती है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतनी ही उनका बॉन्डिंग पावर, जो अट्रैक्शन पावर है, पकड़ के रखने की जो मजबूती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो मजबूती को तोड़ने के लिए मुझे उससे भी ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी जो मैंने प्रीवियसली दी होगी। तो इसके लिए हमारी हीट एनर्जी क्या हो जा रही है, इंक्रीजिंग। दिस इज नोन एज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। कितनी बार भी कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो डिपेंड करता है, और दूसरी बात कि कौन सा एलिमेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एलिमेंट हैवी होगा तो वो एक अलग फंडा रहता है, तो अभी उस पर अपन चर्चा नहीं कर रहे। तो अपन को ये है कि भाई एज वी आर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन consecutively, okay, we have to supply the heat energy, okay, consecutively very high। तो वो धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। ये वाली चीज़ ना कुछ भी हो जाए, ठीक है, पूरा इतिहास को ना बदल जाए, पर ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी, ध्यान दे देना। ठीक है, ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी, ध्यान दे देना। मैं वापस कह रही हूँ, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे सवाल आ सकते हैं ऐसे, आपको ज़बरदस्ती कोई ना कोई एटम का फॉर्म दे देंगे। अगर हमारा एटम सॉलिड स्टेट में हुआ तो, अगर हमारा एटम लिक्विड स्टेट में हुआ तो, अरे कोई भी स्टेट में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमेशा सबके लिए सेम रहेगी, ये चीज़ गांठ बांध दो दिमाग के अंदर। तो IE3 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 एंड IE2 इज़ ग्रेटर देन द IE1। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, चलो अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो IE के ऊपर जैसे मैंने कहा कि चेंजेस आएंगे ना, तो क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑन द IE, तो पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो आप इसको लिख दीजिए, फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके,
फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके बेटा, अभी देखना है कि अभी हम लोग ये चीज़ समझ तो गए कि आयोनाइजेशन क्या होता है, हमने ये चीज़ देख लिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस हीट एनर्जी के ऊपर। तो सबसे पहला फैक्टर जो मैं बात करूंगी दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अब देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक ही है। अब इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि अगर एक छोटा सा मेरे पास एलिमेंट है, ठीक है, एटम है, और एक ये वाला है। अभी यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप मेरे को बताइए, इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है और इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी क्या हो जाएगी, कम लगेगी हम लोगों को। ओके, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना ही न्यूक्लियस का पकड़ उस पर कमज़ोर होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा न्यूक्लियस का पकड़ इलेक्ट्रॉन पे उतना ही कम होगा। तो अगर पकड़ कम होगा, ठीक है, मजबूती कम होगी, तो हम ज़रा सी हीट दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है, तो हमें हीट एनर्जी बहुत कम देनी पड़ रही है। तो हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं दैट IE इज़ नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस, या तो फिर टू द साइज ऑफ एटम, तो अगर एटम का साइज़ जो है, ठीक है, अगर एटम का साइज़ ग्रेटर है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम लगेगी। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से काफ़ी नज़दीक है, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी एज द साइज इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है ना, तो साइज़ छोटा होगा तो एनर्जी ज़्यादा, साइज़ बड़ा होगा तो एनर्जी कम। बहुत सिंपल लॉजिक, फिगर से आप समझ चुके हैं। ठीक है, जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से उतनी ही कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ उसका काफ़ी कम होगा इसकी वजह से। डन ना, क्लियर हो गया इतना? ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे, सेकंड। ओके, सेकंड हमारा है न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा ग्रेटर होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। समझ गए इसका मतलब? नहीं समझे? अरे मतलब समझ चुके होंगे आप। देखो, न्यूक्लियर चार्ज इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट न्यूक्लियस, तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। आया ना समझ में? ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। बात समझ आइए अभी? ठीक है, तो ये जो बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही IE जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर मैं एटॉमिक नंबर 11 लेती हूँ सोडियम, तो उसमें जो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, और अगर मुझे एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो सीधी सी बात है मुझे एल्यूमिनियम वाले में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट IE इज़ प्रोपोर्शनल टू Z। Z इज़ नथिंग बट द न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज Z इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बात समझ आए ना? ये तो बहुत हल्की सी चीज़ है, इजी थी, इसके लिए मैंने ज़्यादा इस पर नहीं किया। ओके, नाउ थर्ड क्या है? थर्ड हम इसके अंदर लिख देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड फैक्टर इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसका मतलब, अरे बहुत सिंपल सी बात है। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, हम लोगों ने एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी। ठीक है, एटम्स की हम लोगों ने स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो एटम जो है वो दो जगह पे स्टेबल होता है। एक तो वो जब हाफ फिल्ड होगा उसके लिए, और एक जब वो फुली फिल्ड होगा, मतलब कंप्लीटली फिल्ड होगा उसके लिए। जैसे कि S में 2 चाहिए तो 1 होना चाहिए। ठीक है, हालांकि S का तो ना वो मैटर करता ही नहीं है, D P से ज़्यादा स्टार्ट होता है। P में 6 पूरे 6 होते हैं तो 3 का चाहिए, D में 5 और F में 7। ठीक है, ये हाफ फिल्ड हुए।
यहाँ पे S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, ये कम्प्लीटली फिल्ड हुए। ठीक है, तो जब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करेंगे और कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तब तक उस इलेक्ट्रॉन ने स्टेबिलिटी एक्वायर कर ली है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति हो गई है उसको, अभी उसको इस संसार के मोह माया में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जब उसके संसार के मोह माया में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो सीधी सी बात है तुम उसको कितना भी, ठीक है, ललचाओगे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको ललचाने के लिए आपको मोटी, ठीक है, अच्छी खासी मोटी रकम देनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो निकलने का सोचेगा। ठीक है, सोचेगा वो निकलने का। तो दैट मीन्स कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको अगर कोई भी एटम दिया जाता है, कोई भी एलिमेंट दिया जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना। अगर उस कॉन्फ़िगरेशन में जो ऑर्बिटल्स रहेंगे लास्ट वाले, अगर वो हाफ फिल्ड होंगे तो आप लिख देना कि नामुमकिन है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालना, रिमूवल करना बहुत नामुमकिन है। तो इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी वी हैव टू गिव द हाइएस्ट और यू हैव टू गिव द मैक्सिमम हीट एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेबिलिटी फॉर्म। आप खुद सोचो, आज आप कहीं पे गए हो, ठीक है, आप कहीं पे शादी में गए हो, कहीं कॉन्सर्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे गए हो और आपको लकीली एक अच्छी सी जगह मिल गई। ठीक है, एक आप ऑडिटोरियम हॉल में हो, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और आपको मस्त जगह मिल गई जहाँ पे आप आराम से जो परफॉर्मर है उसको देख सकते हो। अगर आपको कोई आके बोले कि यहाँ से उठो ना भैया, मुझे यहाँ बैठना है, आप उठोगे? आप बोलोगे पीछे जगह बैठ, आगे जा, कहीं पे जा, मैं नहीं उठने वाला, बिकॉज आई गॉट द वेरी कंफर्टेबल सीट, आई गॉट द सीट विच आई वॉन्टेड टू सी द परफॉर्मेंस इन द एट द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आराम से मस्त करके, तो आप नहीं उठने वाले हो। तो सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड या फुल फील्ड में होगा तब वो अपनी स्टेबिलिटी भी होगा। ठीक है, तब वो आरामदायक पोजीशन में होगा, तो वो नहीं हिलने वाला वहाँ से। तो एक ये फैक्टर रहता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब शायद वो अपना स्टेबिलिटी को तोड़कर आगे जाने का सोचे। ठीक है, तो ये 3 हमने फैक्टर्स देख लिए। ओके, बात करते हैं हम लोग फोर्थ फैक्टर की। ओके, फोर्थ फैक्टर दैट इज द पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन इफेक्ट। ना देखो बेटा, पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर हम देखते हैं, जिसको हम लोग सबशेल इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, अब पहले मैं आपको इसका रूल बता दूं। जैसे कि SPDF सबशेल होता है ना, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि S ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल है कंपेयर टू P ऑर्बिटल, P में से मुश्किल है कंपेयर टू D ऑर्बिटल, D में से मुश्किल है कंपेयर टू F ऑर्बिटल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कहा जाता है कि आपके पास 3s है और 3p है, तो इनमें से, ठीक है, इनमें से आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस में ज़्यादा लगेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन? तो आप लिखोगे 3s में। ठीक है, 3s में ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो शेप की बात है। ठीक है, हम लोगों ने ये लास्ट सेशंस में भी डिस्कस किया था रिगार्डिंग द शेप। तो हमें पता है कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के s ऑर्बिटल बहुत नज़दीक होता है। ठीक है, s ऑर्बिटल बहुत नज़दीक है, तो s ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस को पूरा जकड़ के रखता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके अंदर से। ओके, फिर आप बात करते हैं p ऑर्बिटल की। तो हमें पता है p ऑर्बिटल कैसा होता है। ठीक है, इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियस को कहीं से खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, d ऑर्बिटल भी इस तरीके से होता है, ये न्यूक्लियस है। ओके, इस तरीके से। और f जो ऑर्बिटल होता है वो तो अपने को पता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो इसका मतलब ये कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो है वो इजीली न्यूक्लियस पकड़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि s ऑर्बिटल पूरा न्यूक्लियस को घेर के रखता है, इसके लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन होगा तो वो न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक होगा, वो जकड़ा हुआ होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। p ऑर्बिटल्स के लिए कम होगा क्योंकि स्पेस आ गया, मतलब वो कम्प्लीटली जकड़ के नहीं रखा हुआ है p को। ठीक है, सिमिलरली d और f भी कैसे फ्यूज्ड हैं, ओके, स्प्रेड हैं और डिस्पर्स हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको ये कहा जाएगा, ठीक है, कि कोई भी आपको 2 ऑर्बिटल्स दिए जाते हैं तो किस में हीट एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी? s ऑर्बिटल।
तो इन शॉर्ट आपको ये वाली याद कर लो, SPDF बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फैक्टर। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ फैक्टर की, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अब हालांकि शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन पावर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, मीनिंग ऑलमोस्ट वही है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, अब देखो अपने को पता है शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है बेटा। शील्डिंग इफेक्ट ये है कि शील्ड करना, मैंने कल डिस्कस किया था, आपको याद होगा ट्रेंड्स के अंदर, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है कि शील्ड करना, मतलब कि प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। तो अब क्या होगा इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर, अब जैसे कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक ऑर्बिट है, नहीं मैं यहाँ पर ना, ओके, ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा होगा, ये चौथा। ज़्यादातर अपने को थर्ड और फोर्थ में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है बेटा, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब शील्डिंग इफेक्ट में क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन लगेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये तो पता ही हम लोगों को, उसको जकड़ के रखना है इसकी वजह से। अब उसमें साथ साथ में क्या होता है ना, साथ साथ में क्या होता है कि ये जो अंदर वाले, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का जो बिल्कुल अंदर वाला एक ऑर्बिट होगा, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन कॉज करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, रिपल्जन कॉज करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्जन कॉज करेंगे। तो रिपल्जन मतलब क्या होता है, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, ठीक है, धक्का मुक्की करना, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर चला जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो दोबारा समझा रही हूँ मैं, देखो ध्यान से, अच्छे से देखना मैं क्या बोल रही हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। अभी छोटा वाला बना लेती हूँ मैं। तो अब जो दूसरे वाले मतलब जो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, वैलेंस ऑर्बिट, उसके मुकाबले अंदर वाला जो ऑर्बिट है उसमें अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाली ऑर्बिट में होंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, बाहर वाली ऑर्बिट के साथ क्या करेंगे, रिपल्जन कॉज करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्जन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा ऐसे दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब ठीक है, आप देख सकते हो कि साइज़ पहले यहाँ पे था, अब देखो साइज़ जो है वो ज़्यादा हो गई, मतलब ये एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो गया। अपने अभी देखा गया अगर रेडियस ज़्यादा है तो एनर्जी कम लगेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि इसके अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, तो उसके साथ का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाता है। तो ये इफेक्ट होता है शील्डिंग का। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अपने को इस इफेक्ट का, ठीक है, क्या रोल होगा एनर्जी के अंदर, ठीक है, IE के अंदर, वो अपने को देखना था। तो वही चीज़ है कि अगर, ठीक है, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस इन इनर शेल, ठीक है, सो विच गिव्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल में बढ़ते जाएंगे उतनी ही, ठीक है, एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि रिपल्जन की वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। तो ये हमारा फिफ्थ इफेक्ट था। बात समझ में आ गई अच्छे से? एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की हमने बात की थी, ठीक है, जहाँ पे साइज एटम का जितना छोटा उतनी एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। तो दे बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर हमने बात किया था न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज को हमने क्या कहा था कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा IE होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो डिपेंड करता है प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। अब जैसे आपको समझ सकते होंगे कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप समझो कि यहाँ पे न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन है। तो हर एक प्रोटॉन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, हर एक इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड ज़्यादा हो गया, ठीक है, बॉन्ड ज़्यादा हो गया, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करने के लिए। डन, ठीक है। तीसरा हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो मैंने कहा था स्टेबिलिटी। अगर वो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में हैं
तो वो तो भाई उठेंगे ही नहीं। और उनको अगर वहाँ से निकालना होगा तो आपको जो IE देना पड़ेगा, मतलब कि आपको जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, वो एक्सेप्शनली हायर, ठीक है, एक्सेप्शनली हाई, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन निकले। ओके, फिर आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि निकालना, ठीक है। अब न्यूक्लियस से बहुत नज़दीक में एस शेल होता है तो न्यूक्लियस का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना तौबा रे तौबा, ठीक है। पी से थोड़ा डिस्पर्स होता है, डी थोड़ा और डिस्पर्स होता है, एफ तो चलो गिनो ही बहुत फालतू वाला है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, SPDF वाला याद कर लेना। आपको कभी भी 1 मार्क का कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूछते कि इसमें से किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर होगा, तो जो ऑर्बिटल पहले आएगा उसका मतलब SPDF का रेंज के हिसाब से आप बता देना कि इसमें ज़्यादा लगेगा। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, मैंने बताया कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपल्जन कॉज करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा रिपल्जन होगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। और साइज जब बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है, फर्स्ट फैक्टर आपने दिखा था, एनर्जी कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दीज आर द 5 फैक्टर्स ऑन विच द आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। I hope that I am completely clear with each and every factor. Okay, तो just note it down with the clear points, फिर हम आगे दूसरी डिस्कशन करते हैं। आइए बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन इन द आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम लोगों ने बेसिकली सारी चीज़ें देख ली, फैक्टर्स वगैरह सब देख लिया। अब यह है कि जब हम टेबल में जाते हैं, ठीक है, अब टेबल में हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है अलोंग द ग्रुप होता है ना, ठीक है, सॉरी अलोंग द पीरियड, ओके, अलोंग द पीरियड, और एक होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये 2 ही फैक्टर्स होते हैं हमारे। तो अब पीरियड में जब हम जाते हैं तो पीरियड में हम कहाँ से जाते हैं बेटा, हमें पता है हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो हम जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो एनर्जी जो है वो उसका फैक्टर क्या होगा, और अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम, तो क्या इम्पैक्ट आएगा। चलो पहले जनरल बात कर लेते हैं हम लोग बेटा यहाँ पर। नाउ अलोंग द पीरियड की से बात करते हैं, तो लेट्स से कि हम सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर हम इसका लिख देते हैं एटॉमिक नंबर तो क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें पता है, हमने अभी जस्ट फैक्टर्स किए और उन फैक्टर्स में हमने क्या देखा कि अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो IE भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो अगर ये एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो इंक्रीज होगा ना, है ना, ठीक है, क्लियर हो ना आप इस चीज़ को लेकर। तो ओके, तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो सीधी सी बात है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, विच इंडिकेट्स कि IE जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, एनर्जी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत क्लियर सी बात है। अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप में, मतलब टॉप टू बॉटम में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगेन लिथियम से, ठीक है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सीसियम, ओके, फ्रेंड्स रुबिडियम आएगा, ठीक है, रुबिडियम ले लेते हैं, रुबिडियम, सीसियम, ठीक है। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है तो उसको अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो नाउ वी नो कि ये नंबर 3 होगा, 11 होगा, 19 होगा, ठीक है। रुबिडियम भूल गई मैं, चलो जो भी है, तो इसका मतलब यह है कि बढ़ता ही जाएगा। ओके, तो जब ये बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी नो कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन भी ले लो, वो भी ले सकते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर एक ही शेल आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 शेल आ जाएंगे, सोडियम के लिए 3 शेल आ जाएंगे, ठीक है, पोटेशियम के लिए 4 शेल आ जाएंगे, आया समझ में, ठीक है। तो इस तरह के शेल बढ़ते जाएंगे। अब सीधी सी बात है, जब शेल बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो IE क्या हो जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, तो डिक्रीज होता जाएगा। तो एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ शेल्स गेट्स इंक्रीजेज, दैट्स वाई द IE गेट्स डिक्रीजेज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन the distance between the electron and the nucleus gradually speed up, or we could say gradually increases, ठीक है। तो that's why the IE also decrease, ठीक है, IE क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा।
बहुत बेसिक सी बात है। तो ये हम लोगों ने जर्नल देख लिया, ठीक है। जर्नल, ठीक है। जर्नल मतलब कि पीरियड में अगर हम जाएंगे तो पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आई इंक्रीज़ होगा, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आई डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब हम लोग स्पेसिफिकली पीरियड्स की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली जाओगे तो कहीं ना कुछ एक्सेप्शन आने वाला है। ये तो हमने जनरल बात की, तो अब मैं इसको रब कर लेती हूँ और अभी हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे अभी यहाँ पर स्पेसिफिकली कहाँ किस में चेंज आ रहा है। आइए, तो खैर अभी आपको इतना दिमाग में आ चुका होगा कि यूँ करके और यूँ करके आओ, ठीक है। तो ये है हमारा पीरियड का सेशन, तो उसमें आई ई क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और इस तरफ आओ तो आई ई क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अपना ये एल शेप ध्यान दे देना, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी फर्स्ट पीरियड से, ठीक है। फर्स्ट पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे। अब चीज़ों को दिमाग में ज़रूर रख देना कि क्या क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग पीरियड नंबर 1 की। पीरियड नंबर 1 ना, पीरियड नंबर 1 में क्या होता है, एक तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और फिर थोड़ा दूर जो आ गया वो हीलियम आ गया, ये दो ही होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ के आई की, तो देखो बेटा, अगर हम लोग इसका लिखें कॉन्फ़िगरेशन तो ये है 1s1 और ये है 1s2, ठीक है ना। ये एटॉमिक नंबर 1 हो गया, ये एटॉमिक नंबर 2 हो गया। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब अगर हम देखें तो हीलियम का आई जो होगा वो ग्रेटर होगा हाइड्रोजन से, हीलियम का आई जो होगा वो ग्रेटर होगा हाइड्रोजन के आई से, आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर अगर इसमें लिखना हो तो देखो, पहला तो अगर हम फैक्टर्स की डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कैसा है, फुलफिल्ड है, ठीक है, फुलफिल्ड हो गया। इसका मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं पीरियड में, अगर हम जाते हैं तो हम पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो जो लास्ट होगा उसके अंदर आई ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। क्यों हाईएस्ट क्यों होगा, क्योंकि उसके बाद आप नीचे जाओगे तो चीज़ें कम होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो एनर्जी कम होने वाली है, क्योंकि हमने देखा था ग्रुप में बॉटम में जाते हो तो एनर्जीज कम हो रही है, और ये वाला हमारा सबसे पहला है। तो अगर हम उस हिसाब से भी देखते हैं पीरियड के हिसाब से भी, तो ये जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हाईएस्ट होगा। अगर दूसरी बात करते हैं तो हीलियम जो है वो साइज़ छोटी है, ठीक है। साइज़ एटॉमिक रेडियस के फैक्टर से भी बात करें तो एटॉमिक रेडियस के हिसाब से भी इसकी साइज़ छोटी है, तो इस हिसाब से ये साइज़ छोटी है तो आई ई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये फुलफिल्ड है, इसके लिए भी आई ई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात अगर हम देखें तो ये नोबल गैस है, नोबल गैस जो है वो कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है, तो इसका मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आई मैक्सिमम हो जाएगा। सो देयर आर मैनी, ठीक है, मैनी फैक्टर्स बाय विच वी कुड से कि हीलियम की आई जो है वो ग्रेटर है हाइड्रोजन के, ठीक है। अभी एक और पति की बात बोलूँ, अब मज़े वाली बात ये है कि हीलियम की आई हाईएस्ट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। यस, बिल्कुल, ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना कि एच ई हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पूरे में सबसे ज़्यादा इसी की है और किसी की नहीं है। चौथा फैक्टर देखना है, वो अपन ने नहीं देखा था अभी, कौन सा देखा था, पेनिट्रेशन फैक्टर, पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन में भी आप देखो तो ये एस ऑर्बिटल आया, हमने पहले ही बोला है एस पी डी एफ में एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो क्या हो जाएगा, इसका आई ई ग्रेटर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसा दैट वाई वी कैन से दैट हीलियम हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक वाई वी कैन से दैट हीलियम हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आप ये चारों फैक्टर्स को आंसर के तौर पे लिख सकते हो, ओके। बिकॉज द साइज इज वेरी लो, बिकॉज द शेल इज completely filled, okay, because it is a noble gas, so that's why it cannot participate in the reaction, because of the penetration power as it has a s orbital and to remove the electron from s orbital is very difficult, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, जो भी हमने देखे थे वो सारे एच ई पे एप्लीकेबल हो रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। इसकी वजह से एच ई जो है वो पूरे टेबल पे हाईएस्ट आई ई को कंसिडर करता है। समझ आया बात, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा पीरियड 1 का। चलो पहले इसको लिख दो, फिर मैं पीरियड 2 की बात करती हूँ। लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं हो, मुझे पीरियड 2 भी अच्छे से समझाना है।
लिख दिया। चलो इसको मैं रब कर लेती हूँ। पीरियड 2 की बात करते हैं अभी हम लोग। ओके, नाउ पीरियड 2 अभी लिखा ही था, आपको आइडिया तो आ ही चुका है पीरियड 2 में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड 2 की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं लिथियम से। लिथियम क्या हो जाएगा फिर? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, चलो नाउ अभी हमने जिस तरीके से देखा कि भाई ये पीरियड में जा रहा है तो इसके लिए आई इंक्रीज होता जाएगा, और सबसे ज़्यादा पीरियड 2 में सबसे ज़्यादा आई किसका होगा? एनी का होगा। ये हम क्लियर है, ठीक है, दैट इज़ श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं। तो हम अपन ये चीज़ कह रहे हैं कि हम इस तरीके से जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आई जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और एन का आई जो है वो पीरियड 2 में, ठीक है, कैसा है? हाईएस्ट है। कैसा है? हाईएस्ट है। ठीक है, पीरियड 2 में, टेबल में नहीं, ध्यान देना, ठीक है, वो हाईएस्ट है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, क्या बोलते हो? चलो एक बार लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हीलियम का नंबर 3 होता है। नंबर 3 इसका मतलब कि 1s2 2s1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। अब मैं लास्ट pp वाले लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2p3। ये क्या हो जाएगा? 2p4। ये क्या हो गया? 2p5। और ये क्या हो गया? 2p6। ठीक है, आगे वाले 7, इसके लिए फिर स्पेस नहीं बचती मेरे पास। ओके, इनका नंबर पता तो चल चुका है आपको, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, अब देखो, अब आपको समझ में आ चुका होगा, अंदाज़ा आ चुका होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और क्लियर हो चुका होगा आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो, एक तो बेरिलियम है। बेरिलियम कैसा है बेटा? बेरिलियम जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब फुल फिल्ड। ओके, फिर अगर हम दूसरा देखें तो ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन जो है वो कैसा है बेटा? ये नाइट्रोजन जो है वो कैसा है? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड, ठीक है। तो अभी आप खुद सोचो कि हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, सही बात है। तो इसका मतलब कि हीट एनर्जी में ज़्यादा देनी पड़ेगी, सही बात है, हीट एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको अरेंज करेंगे ऑर्डर में तो एन जो है ना वो ओ के बाद आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है कंपेरिजन टू द ओ। तो इसका जो एनर्जी होगा वो ओ से, ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, तो वो एक एटम जंप करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक एटम जंप करेगा बोरोन से। तो अब अगर मुझे इसका लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगी? लिथियम, ठीक है। लिथियम के अंदर कंपैरेटिवली कम होगा, ठीक है, किससे? बोरोन से। बोरोन से बेरिलियम, फिर कार्बन के बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। नियोन का हाईएस्ट, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप देख सकते हो, ठीक है, कि जो सीरीज़ लिखी उसमें क्या लिखा मैंने? बोरोन पहले लिखा, बेरिलियम बाद में लिखा, बिकॉज बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेरिलियम की ज़्यादा है कंपेरिजन टू द बोरोन। वैसे अपन क्या बोल रहे थे? अपन नॉर्मल फंडा क्या बोल रहे थे, ठीक है, पीरियड में हम ये कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट में जब हम जाएंगे ना, तो लेफ्ट टू राइट में हम जब जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। बहुत अच्छी बात है, एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर मैं मेरे नॉर्मल फंडा के साथ लिखूं तो ये यूँ आना चाहिए ना मेरे को, ठीक है, ये यूँ दिखना चाहिए मेरे को, ठीक है, सीधी सी बात है। ओके, बट जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको देख लेते हैं तो हम लोगों को सीरीज़ के हिसाब जो वैल्यू मिल रही है अपने को ये मिल रही है कि बोरोन जो है वो पहले आ जाता है और बेरिलियम बाद में आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है, इसके लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना शामत की बात है। दूसरा एस ऑर्बिटल भी है, मतलब थी और ज़्यादा, ठीक है, सोने पे सुहागा वाली बात है कि निकल ही नहीं सकता है। सेम अगर यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन में पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की, इसके लिए ये इसकी एनर्जी ओ से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आपको शफलिंग आती है, ठीक है, यहाँ पे आपको शफलिंग आती है। तो ये आपका एक्सेप्शंस, ठीक है, ये आपका हुआ एक्सेप्शन। ये पीरियड 2 का। सेम पीरियड 3 का एक्सेप्शन भी जाएगा, सेम पीरियड 3 का एक्सेप्शन भी जाएगा। पीरियड 3 यहाँ पे लिख दूँ। पीरियड 3 कहाँ से स्टार्ट? सोडियम से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर क्या आएगा? नंबर 14 15 फॉस्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। ओके, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो बेसिकली सोडियम का देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 11 होता है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये क्या हो जाएगा 3s1, ये हो गया 3s2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6, सेम पैटर्न आया, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ 2p था क्योंकि सेकंड पीरियड था, ये थर्ड पीरियड है, इसके लिए 3p। तो अगर आप इसको देखो तो सीधी सी बात है, अब क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब कि ये एक आगे एटम जंप करेगा, और ये हाफ फिल्ड है, तो मतलब कि ये आगे एक जंप करेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका सीरीज़ लिखना हो बेटा, अगर मुझे इसका सीरीज़ लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी, सोडियम, फिर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, ठीक है, फिर आएगा सल्फर, देन फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। समझ आया, क्लियर, ठीक है। आई होप मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि इसकी ये अपन कहाँ से चेंजेस देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नॉर्मल तो अपन को क्लियर लगा कि हाँ ठीक है सही होगा, बट जैसे हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन देखा तो कॉन्फ़िगरेशन में पत्ते थोड़े पलट गए, ठीक है। पत्ते ये पलट गए कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, इसके लिए वो उस सीरीज़ में नहीं आ रहे हैं, वो एक कदम आगे बढ़ जा रहे हैं। तो इसके लिए जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम का एक कदम आगे बढ़ गया। क्लियर हुआ यहाँ पे, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। चलो पहले इसको देखो, फिर हम आगे और डिस्कशन करते हैं। आइए बेटा, अभी हम लोग देखते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। पीरियड देख लिया हम लोगों ने, आपको क्लियर हो गया पीरियड में कैसे करना है। अब बात करते हैं ग्रुप में, बात करते हैं हम लोग ग्रुप 1 की, ठीक है। ग्रुप 1 में क्या होता है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसम और फ्रेंसियम। हाइड्रोजन नहीं कंसिडर करेंगे, उसे नॉन मेटल की तरह कंसिडर किया जाता है कई जगहों पे। फ्रेंसियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी खैर हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि अगर आप नीचे की तरफ आते जाएंगे तो सीधी सी बात है क्या होता जाएगा, जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और हमें पता है फैक्टर क्या कहता है, फैक्टर ये कहता है कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज़ के। तो अगर साइज़ इंक्रीज़ होगी तो आई जो होगा वो डिक्रीज़ होता जाएगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे कम एनर्जी जो है, एनर्जी सबसे कम किस एलिमेंट की होगी, तो अब सोचो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से सीधा जा रहे थे तो हीलियम आ रहा था हाईएस्ट, अपने बोला। अब रिवर्स बैक आ जाओ, हाइड्रोजन कंसिडर कर नहीं रहे, नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें पता है कि डिक्रीज एनर्जी हो रही है, तो नीचे की तरफ जाएंगे हम लोग तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज एनर्जी किसकी हो रही है, सीसियम की हो रही है। तो ये चीज़ को याद कर लेना, सीसियम, ठीक है, हैज़ द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसकी सबसे कम होती है इन द पीरियोडिक टेबल पूरे में। ये आपके जेई और नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क के हिसाब से जो भी रहता है, तो ये चीज़ों को ध्यान दे देना, ठीक है। सेम हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, और तो कुछ खास समझाने से है नहीं क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है, इसके लिए सेम ही है। ग्रुप 2 में क्या होता है, ठीक है, सो क्या होता है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है, ये अपन ने किया था ना। ओके, तो अब इसके अंदर भी खैर कुछ नया ट्रेंड है नहीं, सेम चल रहा है। एज वी गो डाउन साइज इंक्रीजेस, ठीक है। अब साइज अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। खैर ये सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इनका ट्रेंड जो है वो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सेम चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चलेगा, फाइन। अभी क्या करना है, जो एक्सेप्शंस आएंगे वो ग्रुप 13 से आएंगे, अपने को पता है, मैंने अपन 1, 2 और 13, 14 की बात करते हैं, तो ग्रुप 13 से आएंगे, उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शंस आएंगे, क्या होंगे वो देखेंगे। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं ग्रुप 13 की ओर। हो गया, रब कर दूँ, क्या कुछ है नहीं खास नोट डाउन करने के लिए, तो अभी हम चलते हैं ग्रुप 13 की ओर, ठीक है। आइए बच्चों बात करते हैं अभी हम लोग ग्रुप 13 की,
ठीक है, किसकी बात करेंगे? ग्रुप 13 की। सो क्या सीरीज है इसकी? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, या थाली, जो भी। तो क्या हो जाएगा ये? अब हमें पता है बेटा कि हम नॉर्मल ट्रेंड को जब यहाँ पे करेंगे तो नॉर्मल ट्रेंड क्या आ रहा है कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो सीधी सी बात है जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ट्रेंड है। तो बच्चा जब इसको लिखेगा तो कैसे लिखेगा? बी जो है, ठीक है, इसकी साइज़ ज़्यादा है, एल्यूमिनियम, ठीक है, मतलब साइज़ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इज़ लेस देन गैलियम, इज़ लेस देन इंडियम, ओके, इज़ लेस देन थैलियम, ओके। बट जब एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, जब रियलिटी की बात हो रही थी और जब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया तो इसको ऐसे देखा गया, याद कर लेना ग्राफ के हिसाब से, ये है हमारा आयोनाइजेशन, ठीक है, और ये हमारे एटम्स, ठीक है, मतलब साइज। तो W याद करना, ओके, गोवा का W एक पिक्चर में आता है ना कुछ, सेंट सेबेस्टियन, ठीक है, गार्डन, उसका W याद करना। अब इस W में सबसे ऊपर है बोरोन, ठीक है, एल्यूमिनियम, जो ये रेंज जो भी चला रही हूँ मैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम और थैलियम, ओके। तो अब अगर आप देखो बेटा, तो ये किस तरीके से जा रहा है, कैसे जा रहा है ये जो है वो, इसको थोड़ा नीचे बनाओ, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बनाओ, थैलियम, ओके। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? बोरोन आ रहा है, ठीक है, तो बोरोन आ गया। फिर देखो तो कौन आ रहा है? फिर देखो तो थैलियम आ रहा है, ठीक है, कौन आ रहा है? थैलियम आ रहा है। फिर कौन आ रहा है? फिर आ रहा है गैलियम, ठीक है, ओके। फिर कौन आ रहा है? फिर आ रहा है एल्यूमिनियम, ठीक है, और ये थोड़ा नीचे होता है, बेसिकली ये थोड़ा और नीचे होता है ऐसे, ठीक है। तो और अगर नीचे जा रहे हैं हम लोग तो कौन आता है? इंडियम। देखो अब आपका रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस दोनों डिफरेंस है, ठीक है। आप एक्सपेक्टेड ये लेके चलोगे, आपका एक्सपेक्टेड जो होगा वो ऐसा रहेगा, बट रियलिटी क्या आया? ये आया। तो दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स कि ग्रुप 13 के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये चेंजेस खैर आ भी रहे हैं, उसका रीज़न भी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था, जो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, ठीक है। लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया था, जब एफ ब्लॉक जो है वो इतना ड्रास्टिकली साइज़ कम कर लेता है एटम का, तो भले उसका एटम नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट उसकी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो ये आता है बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर वो नहीं देखा वीडियो बेटा ज़रूर देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया था, जिसकी वजह से इसका साइज़ इतना छोटा होता है ना कि वो बोरोन के बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ठीक है मैम, अभी गैलियम और इसमें क्या हो गया? तो ये जो होता है ये होता है बिकॉज ऑफ द इनर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, नॉट इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में होता है ना ये, ठीक है, डी ब्लॉक में होता है ना। सो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये भी होता है। खैर इतना ज़्यादा नहीं आएगा, बट आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी। तो ये, ठीक है, ये होगा। अब कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बोरोन के बाद नेक्स्ट IE, ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में कौन सा एलिमेंट आएगा। तो बच्चे जो है वो बैंगन आलू थाली के हिसाब से आलू मतलब AL लिख देते, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए? थैलियम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लेना। कैसे याद करें? W, ठीक है, फटाफट से दिमाग में W बना दो इस तरीके से, ठीक है। जैसे W बना दोगे वो क्लियर हो जाएगा कि थैलियम जो है वो सबसे बड़ा आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये रहेगा, क्लियर हुआ। तो ग्रुप 13 के अंदर थैलियम जो सबसे नीचे की तरफ है, जिसका एक्चुअली सबसे कम एनर्जी लेवल होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन उसका सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल कॉन्ट्रैक्शन है। क्लियर हुआ ये इतना? ठीक है, डन, ओके। अगर इसका आपको नंबरिंग करना हो तो आप नंबरिंग करके भी याद कर सकते हो, जैसे कि बैंगन में क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम इसका देखें तो क्या हो जाएगा 1 5 3 2 एंड 4, ओके। आप ये भी याद कर सकते हो 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4। तो ग्रुप 13 में 1 5 3 2 4, ठीक है। ये वाला भी याद कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा कहाँ पे जा रहा है। तो 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5, मतलब थैलियम आएगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा W ईजी लगता है तो मैं तो उसको याद करती हूँ, आपको जो ईजी लगे आप देख लेना। तो ये हमारा ग्रुप 13 का हो गया, लिख दिया। चलो पहले इसको लिख दो, फिर हम लोग ग्रुप 14 की बात करते हैं। ओके, कर दूँ रब, हो गया ना? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप 14। बस ये एक्सपेक्ट जो चीज़ें होती है ना, ठीक है, यहीं पे हमारे मार्क्स गेन और लूज़ होते हैं। मैं काफ़ी टाइम से बोलती जा रही हूँ। तो ये एक्सेप्शंस जो होते हैं ना, उस पर आपको बहुत फोकस करना पड़ता है।
चलो ग्रुप 14 क्या है यहाँ पर, ग्रुप 14। ओके कैसा है उसका, केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स, ठीक है, यही होता है ना, केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब अगर इसका हम देखें तो ये ट्रेंड क्या फॉलो करेगा, वैसे तो रियलिटी तो अलग ही एक है, पर एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी हमारी कि नीचे की तरफ जा रहा है तो साइज़ जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, तो आई जो है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। खैर इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज आ रही है, वो क्या आ रही है, पीबी। अगेन पीबी का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका आई जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड अगेन द रीज़न इज सेम, लेंथेनॉइड, ओके, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेम, क्लियर हुआ। तो अभी अगर हम लोग इसका लिखेंगे सीरीज तो कैसे लिखेंगे, C इज़ लेस देन SI इज़ लेस देन जर्मेनियम। अब ये एक एटम कूद जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा PB और फिर क्या हो गया SN, ठीक है। ये वाला जो आपका रहेगा ग्रुप 14 का। चलिए अब पहले इतना लिख दीजिए फटाफट से। आइए बच्चों एक और टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। देखो बच्चों अब बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमें पता है जब हम पीरियड में जाते हैं और ग्रुप में जाते हैं तो हमें पता है कि ग्रुप पीरियड के अंदर, ठीक है, यहाँ मेटल्स होते हैं और यहाँ हो जाता है नॉन मेटल्स, ठीक है, ये चीज़ सबने को पता ही है। और यहाँ पर धीरे धीरे जो ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल्स, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ग्रुप में इंक्रीज़ होता जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में इंक्रीज़ होता जाता है, और पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है ना, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता जाता है। अगर इसका उल्टा बोलें तो पीरियड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता जाता है और ग्रुप में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता जाता है, एक ही बात है, ठीक है। आप कोई भी एक चीज़ को दिमाग में बिठा दीजिए, तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। तो भाई हमें पता है कि हम जब ग्रुप की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं मेटल टू लाइक लेफ्ट टू पीरियड, तो आई क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो अगर हम लोग इसका कंक्लूजन लिखे तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, कि मेटेलिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है मेटेलिक कैरेक्टर, तो आई क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और अगर मेटेलिक कैरेक्टर ठीक है इंक्रीज़ हो रहा है तो आई क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर आपको ध्यान देना है तो आप लिख सकते हो ये इन पीरियड की बात हो रही है और ये इन ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके चलो अब एक और चीज़, जैसे मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्साइड फॉर्म भी करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मेटल्स अगर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो मेटल्स जब मेटल ऑक्साइड बना देते हैं तो वो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जब ऑक्साइड बनाते हैं तो वो किस कैरेक्टर का होता है, वो हो जाता है एसिडिक नेचर का, ठीक है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछते हैं तो अभी सेम आ गया, देख लो अभी मेटल, ठीक है, मेटल क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड से अपने को क्या मिलेगा, बेसिक नेचर की अगर हम बात करते हैं तो भी आता है आई। अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड भी इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर भी इंक्रीज होगा, तो उस हिसाब से आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर के हिसाब से आई क्या होगा, डिक्रीज होने वाला है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर हम लोग ये बोल दें कि मेटल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि मेटल जो है वो इस तरीके से जा रहे हो लेफ्ट टू राइट में पीरियड में, और अगर वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता जा रहा है,
तो मेटल ऑक्साइड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो नेचर कैसा होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कि एसिडिक नेचर बनेगा, बेसिक नेचर नहीं बनेगा। ठीक है, हम अपन ये बोलते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर हम देखें तो ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये है नॉन मेटल। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, देखा जाए तो वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ दो, वरना कन्फ्यूज हो गए, मैं ये नहीं लिख रही वरना आप कन्फ्यूज हो गए। आप एक मेटल को याद करो। ठीक है, आप मेटल के कैरेक्टर को याद करो, जो भी आप मेटल के लिए बोलोगे उसका उल्टा जो होगा वो नॉन मेटल का है, वो याद कर लेना। ठीक है, बस इतना याद करना कि नॉन मेटल जो है वो एसिडिक नेचर बना देता है। नॉन मेटल जो रहेंगे वो पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट में, और मेटल कैरेक्टर जो होंगे वो ग्रुप में आएंगे टॉप टू बॉटम में। तो जितना नीचे की तरफ आते जाएंगे उतना मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। जितना मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा उतना आई जो है वो जो है वो डिक्रीज होगा। क्लियर हुआ? देखो, एक नॉर्मल लॉजिक भी आप समझ सकते हो बेटा इसके अंदर। मेटल्स जो होते हैं दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन से फ्री होते तो वो इजीली लूज कर लेंगे ना। आई पास हमें, दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आराम से लूज कर लेंगे। तो ज़रा सी हीट एनर्जी दे दी आपने और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। इलेक्ट्रॉन ज़रा सी हीट एनर्जी पे लूज कर लेगा तो आई क्या हो जाएगा उसका। ठीक है, आई क्या हो जा रहा है उसका, कम हो जा रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ये है दैट दे आर टेंड, ओके, दे टेंड्स टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, दैट्स वाई आई उनका डिक्रीज हो रहा है। आई डिक्रीज हो रहा है मतलब बेसिक नेचर जो है, ठीक है, अगर वो बढ़ता जा रहा है तो आई डिक्रीज। तो आप याद कर लेना। ठीक है, आप इन सबको याद करना, मेटल आई डिक्रीज, मेटेलिक ऑक्साइड आई डिक्रीज, बेसिक आई डिक्रीज। ठीक है, अगर ये तीनों बढ़ते हैं तो, अगर ये तीनों कम होते हैं तो आई इंक्रीज। ठीक है, अगर मेटल याद हो जाएगा तो उसका पूरा रिवर्स आप लिखोगे नॉन मेटल्स के लिए। इतना क्लियर हो गया? चलिए आप इसको लिख दीजिए और हम भी एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं जो भी हमने देखा, तो आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाए। आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हो, कंपेयर IE1 एंड IE2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग। जैसे नाइट्रोजन होता है नंबर 7, ठीक है, ऑक्सीजन होता है नंबर 8। ओके, अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगी मैं, 1s2 2s2 2p, 4 हो गए, 2p3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब अगर हम लोग यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मेरे को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, तो बेटा आप खुद सोचो, ये 2p3 है, 2p3 मतलब हाफ फील्ड हुआ, हाफ फील्ड हुआ, इसका मतलब कि मेरी यहाँ पे आई एनर्जी कैसे होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो तब जाके मैं एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकाल पाऊँगी, ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल पाऊँगी इलेक्ट्रॉन, बस जहाँ पे आई एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 है, ठीक है, मतलब मैं आराम से निकाल सकती हूँ। तो आई एनर्जी जो है वो इसकी कम होगी नाइट्रोजन कंपैरिजन, मतलब फर्स्ट एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और एक इलेक्ट्रॉन वो निकाल देता है। तो अगर इन्होंने IE1 कंपेयर करो तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि IE1 ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नाउ अब जैसे ही वो निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 1s2 2s2 2p2, और यहाँ पे क्या हो गया, 1s2 2s2 2p3। अब देखो यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ खास है नहीं। तो यहाँ से जब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो इसकी आई एनर्जी जो होगी वो कम होगी कंपैरिजन टू दिस वन। क्यों? क्योंकि अब ये हो गया हाफ फील्ड, ठीक है, अब ये वाला हो गया हाफ फील्ड। तो एज पर दिस हाफ फील्ड क्या हो जाएगा कि इसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है, इसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑक्सीजन की जो है वो ज़्यादा होगी विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन। बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कंपेरिजन्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपेरिजन है। कोई भी आपको 2 एलिमेंट दिए जाएंगे, ठीक है, आपको उसको कंपेरिजन करके बताना है। कई बार आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए जाएंगे, कहेंगे कि आपको इनको अरेंज करो आई के सीरीज़ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो करना है। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान है कि आपको दिमाग में ना
फैक्टर्स याद करने, ठीक है। फैक्टर्स किस किस की अपने बात की थी वो आपको ध्यान देना, फिर तो आपका हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशंस तो वैसे भी करने वाले, तो आपको उसमें क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडे सेशन, जहाँ पे हम लोगों ने आई को बहुत डिटेल में समझा था। दैट मीन्स कि आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको हर एक चीज़ समझाई। फिर भी कोई डाउट हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेशन, ठीक है। बाकी हमारे पास अभी से 2 टॉपिक बच जाते हैं, गेन एंथैल्पी वाला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिव, ऐसे कुछ 2 और बच जाते, फिर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो आई होप कि पूरा सीरीज़ जो है चैप्टर 3 का आपको समझ आ चुका हो। अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने वीडियो पॉज किए हुए हैं, प्लीज़ पॉज करके आप नोट्स बनाइए। जितना ज़्यादा आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, जितना अच्छे से आप लिखोगे ना, ठीक है, उतना आपको समझ में आएगा। 1-2 सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि हमें डर लग रहा है केमिस्ट्री को देखकर, समझ में आता है बट हम लोग एप्लीकेशन के दौरान हम डर जाते हैं। तो वही चीज़ है कि आप देख लेते हो, ठीक है, आपने मेरा लेक्चर सुना, आपने कोई और का भी लेक्चर सुना, आप सुन रहे हो, आपको समझ में आ गया, बट जो आपको समझ में आया ना, वो आपको एप्लीकेशन के बाद पता चलेगा कि मुझे वो चीज़ कितना जहन में मेरे गई और क्या मुझे उससे डिफ़िकल्टी आ रही है। तो सिर्फ एग्ज़ाम के 2 दिन पहले बैठ के पढ़ना, आप लेक्चर देखोगे और करोगे ना, तो बेटा नहीं होने वाला है। आपको समझ आ जाएगा बट आपको एप्लीकेशन नहीं आएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि 11th में, भले अब 11th में, आप 11th को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं बट बहुत गलत कर रहे हैं। 11th में ही आपको मेहनत शुरू करनी है। जो भी नोट्स हम कह रहे हैं बनाइए, आप बिल्कुल बनाइए, बेशक बनाइए नोट्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बुक में नहीं लिखी होती, हम अपने हिसाब से आपको बताते हैं। तो वो चीज़ें आप मेंशन करते जाइए। नोट्स आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले रेफ़र कीजिए, बहुत अच्छा है, बट ड्यूरिंग द लेक्चर जो भी आप हमारे देखते जा रहे हैं, ठीक है, तो उस लेक्चर के दौरान आप जो है वो पर्टिकुलरली कोई रेफरेंस बुक में से सम्स को भी ऑप्ट करते जाइए, शुरू करते जाइए प्रैक्टिस करना। तो आपका जो फियर है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। लास्ट के 2 टॉपिक ख़त्म करके हम चैप्टर 3 को वाइंड अप कर लेंगे। और लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पूरा डिटेल जो है वो चैप्टर्स को करवाती हूँ, तो आपको शायद चैप्टर्स कम हो बट जितना होंगे उतनी गारंटी मैं दे रही हूँ कि आपको कहीं और वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो चैप्टर्स जो मैंने कवर किए होंगे, दैट इज़ फॉर आई एम श्योर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर।